आज हम बात करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम की, यानी सिंधु नदी तंत्र की। देखिए, ये सिर्फ कुछ नदियों का एक समूह नहीं है। ये एक ऐसी जीवन रेखा है जो भूगोल, इतिहास और हाँ, दो देशों की राजनीति को भी आकार देती है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को ना परत दर परत समझते। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंचनद से, मतलब 5 नदियों की जमीन। फिर हम देखेंगे उस अहम समझौते को जो इनके पानी को बांटता है, और उसके बाद एक एक करके हर नदी, उनके बीच की जमीन और उन पर बने बड़े बड़े डैम्स, सबकी कहानी को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंचनद की। नाम से ही साफ है, पंच मतलब 5 और नद मतलब नदी। तो ये है 5 नदियों की धरती, और यही नाम इस पूरे क्षेत्र की पहचान है। तो सवाल उठता है, कौन सी हैं ये 5 नदियां? तो ये हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। यही पांचों मिलकर बनाती हैं पंचनद, और इन सब की मुख्य नदी है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, जो इन सब का पानी लेकर आखिर में अरब सागर में जा मिलती है। अच्छा, नदियों की बात तो हो गई। अब आते हैं इस नदी प्रणाली के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर, एक भू राजनीतिक समझौता जो इसके पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है, द इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता। तो ये जो ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता है, ये साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सोचकर देखिए, 1960, और आज भी इस क्षेत्र में जल प्रबंधन का आधार यही समझौता है। तो इस समझौते में हुआ क्या? नदियों को 2 समूहों में बांट दिया गया। एक तरफ है पश्चिमी नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनका नियंत्रण पाकिस्तान को मिला, और दूसरी तरफ हैं पूर्वी नदियां, ब्यास, रावी और सतलुज, जो भारत के हिस्से में आईं। अब देखिए, जो पानी का बंटवारा हुआ ना, उसका अनुपात काफी दिलचस्प है। समझौते के हिसाब से जो पश्चिमी नदियां हैं, उनके पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% भारत। अच्छा, जब भी हम नदियों की बात करते हैं, एक और अहम भौगोलिक शब्द है जो बार बार आता है, दोआब। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये दोआब आखिर होता क्या है और इस क्षेत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। बहुत आसान है। दोआब का मतलब है 2 नदियों के बीच की जमीन। जैसा कि नाम में ही है, 2 मतलब 2 और आब मतलब पानी। और हाँ, ये इलाका अक्सर बहुत ही उपजाऊ होता है। तो इस क्षेत्र में ना 5 बड़े बड़े दोआब हैं, और इनके नाम याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि नाम में ही सुराग छिपा है। जैसे बिस्ट दोआब, यह है ब्यास और सतलुज के बीच का इलाका। फिर है बारी दोआब, जो ब्यास और रावी के बीच है। उसके बाद आता है रचना दोआब, रा से रावी, चिनाब से चिनाब, आसान है। फिर है चच दोआब, यानी चिनाब और झेलम के बीच। और आखिरी में सबसे बड़ा सिंध सागर दोआब, जो झेलम और सिंधु नदियों के बीच फैला हुआ है। और ये सारे के सारे इलाके खेती बाड़ी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अब जरा इस नक्शे को देखते हैं, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ ऊपर से आ रही है सिंधु नदी, और फिर देखिए कैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सब इसमें आके मिलती जा रही हैं। और हाँ, इस जगह पर ध्यान दीजिए, मिठानकोट पाकिस्तान में, यहीं पर ये सारी नदियां आकर सिंधु में मिल जाती हैं। तो चलिए अब समय है एक एक करके इन सारी नदियों को आराम से जानने का। शुरुआत करते हैं पश्चिमी नदियों से, यानी वो नदियां जिनका नियंत्रण समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के पास है। सबसे पहले झेलम नदी, ये कहां से निकलती है? इसका उद्गम है कश्मीर में वेरीनाग झरना, जो शेषनाग झील के पास है। इसकी 2 जरूरी सहायक नदियां हैं, पोहरू और किशनगंगा, और आगे जाकर पाकिस्तान में झंग नाम की जगह पर यह चिनाब नदी से मिल जाती है। अब बात करते हैं चिनाब की। इसका एक पुराना नाम भी है, अश्किनी। इसकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। ये 2 धाराओं से बनती है, चंद्रा और भागा। ये दोनों हिमाचल प्रदेश के तांडी में मिलती हैं, और इसी वजह से हिमाचल में इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। और एक बात बिल्कुल याद रखने वाली है, चिनाब ही सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी। तो ये थीं पश्चिमी नदियां। अब चलिए चलते हैं पूर्वी नदियों की तरफ। ये वो नदियां हैं जिनका पानी समझौते के हिसाब से भारत के हिस्से में है। पूर्वी नदियों में सबसे पहले आती है रावी। ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के मशहूर रोहतांग दर्रे से। इसके पानी पर कई जरूरी प्रोजेक्ट्स बने हैं, जैसे कि चमेरा प्रोजेक्ट और थीन प्रोजेक्ट। हाँ, थीन प्रोजेक्ट को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी है ब्यास, जो निकलती है ब्यास कुंड से। इसकी एक बहुत ही खास अनूठी बात है। क्या? ये सिंधु नदी तंत्र की इकलौती ऐसी बड़ी नदी है जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है। ये पाकिस्तान नहीं जाती।
आगे जाकर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। और अब आते हैं इस नदी तंत्र की एक और शक्तिशाली नदी पर, सतलुज। और साथ ही हम बात करेंगे उन बड़े-बड़े परियोजनाओं की जो इसके प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। तो देखिए, सतलुज एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसका उद्गम भारत में नहीं, तिब्बत में है, राकसताल झील से। वहां इसका नाम है लांगचेन खंबाब। फिर ये शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती हैं। और एक और जरूरी बात, पंजाब में जहां सतलुज और ब्यास नदियां मिलती हैं ना, उस संगम पर बनाया गया है हरिके बराज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों का सफर तो हमने देख लिया। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और जरूरी इंजीनियरिंग परियोजनाओं पर नजर डालते हैं जो इस पूरे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा हैं। अभी हमने व्यास नदी की बात की थी, याद है? जो पूरी तरह भारत में बहती है। बस उसी नदी पर बना है ये महत्वपूर्ण पोंग बांध। और आखिर में इंजीनियरिंग का एक और कमाल, हमने हरिके बैराज की बात की थी जहां सतलुज और ब्यास मिलती हैं। वहीं से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। और ये नहर राजस्थान के सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाकर वहां जिंदगी लाती है। तो ये थी कहानी सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की। ये पूरी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि कैसे एक ही नदी प्रणाली का प्रबंधन, उससे जुड़े समझौते और सहयोग, सरहद के दोनों पार रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की किस्मत को, उनके भविष्य को आकार देते हैं।